जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आजकल? अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई। नीट 21 की डेट आ गई है, 12 सितंबर को है। उम्मीद करता हूँ अब तक तो सिटी का भी पता चल गया होगा कि किसका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे जा रहा है। हर किसी को पता है। तो अब मेंटली आपको तैयार रहना है। ख़ास तौर से आजकल ऐसे टॉपिक्स को फोकस करना है जो बड़े ही तेज़ी से कंप्लीट हों, स्कोरिंग हो। उन टॉपिक पर हमको ज़्यादा अपने को फोकस करके चलना है। तो एक लंबे समय के बाद दोबारा से हम यूट्यूब पर आ रहे हैं और एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर के आए हैं आपके रिवीजन के लिए, जो कि श्योरली करीब करीब आप मान के चलिए कि आपको नीट 21 के एग्ज़ाम में मिलने के करीब 90% चांसेस हैं। टॉपिक का नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोल्बे ने इस मेथड से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को बनाया था। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस मेथड से एल्केन, एल्कीन या एल्काइन को बनाएंगे, आज इस चीज़ को देखा जाएगा। ये रिएक्शन आपको तीनों ही चैप्टर्स में मिलेगी। एल्केन में भी मिलेगी, एल्कीन में भी मिलेगी और किस में मिलेगी? आपका एल्काइन में मिलेगी। कैसे करते हैं इसमें? तो अगर आपको सबसे पहले अगर हम एल्केन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं होता है, आप जैसा कि जानते हैं, कैथोड है, एनोड है। लेफ्ट में हमेशा एनोड रहेगा, राइट में हमेशा कैथोड रहेगा और ये सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है। सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है। यहाँ एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो कैथोड है बाल को, वो निगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा इसलिए कि जो एक्सटर्नल सोर्स से अटैच किया जाता है वो सोर्स इसको चार्ज प्रोवाइड करता है। अब जो कुछ भी बनाना है, सपोज करो मुझे एल्केन बनाना है, तो मैंने ये कहा कि हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलेंगे। ये चीज़ लेकर के चलेंगे। सोडियम सॉल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लिया जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो केमिकली दो प्रकार के कंपाउंड होंगे। एक सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और एक्वस कहने का मतलब यहाँ पर वाटर भी होगा। नतीजा दो प्रकार के कैटायन होंगे, H+ और सोडियम आयन। दो प्रकार के एनायन होंगे, कार्बोक्सिलेट एनायन और OH आयन। कार्बोक्सिलेट एनायन और OH आयन। जैसा कि कॉमन इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल होता है C फॉर C एंड A फॉर A का मतलब कैटायन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, एनायन एनोड पर डिस्चार्ज होगा। चलेगा? कैटायन जहाँ कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, एनायन वहाँ पर कहाँ डिस्चार्ज होगा? आपका एनोड पर डिस्चार्ज होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इन आयन को हम कैथोड पर लेकर के चलते हैं। कैटायन है तो कैथोड पर लेके चलेंगे, एनायन है तो एनोड पर लेकर के चलेंगे। पर एक समस्या है, एक से अधिक कैटायन है। तो जब एक से अधिक कैटायन है तो केवल एक कैटायन डिस्चार्ज होगा, ऐसा कहता है हमारा लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। अब H+ और सोडियम आयन में अकॉर्डिंग टू लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी H+ आयन डिस्चार्ज होगा, सोडियम आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। इसी तरीके से जो एनोड पर
कार्बोक्सिलेट एनायन है और OH आयन है, इसमें से हमारा कार्बोक्सिलेट डिस्चार्ज होगा, OH डिस्चार्ज नहीं होगा। और ये बात हम किस थ्योरी से कह रहे हैं बेटा? लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी से कह रहे हैं। और इसका वीडियो लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है अपने शारदा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन वाले में, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब यहाँ H आयन को डिस्चार्ज होना है कैथोड पर, कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्चार्ज होना है एनोड पर, तो यहाँ कैथोड हमारा कैसा है? निगेटिवली चार्ज, एनोड हमारा कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अब हम रिएक्शन की बात करेंगे, हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे। तो जब रिएक्शन की बात करेंगे तो H+ आयन कैथोड पर कैसे डिस्चार्ज होता है? तो 2 H+ आयन निगेटिवली चार्ज कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। और क्यों इलेक्ट्रॉन को लेंगे? कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, कैटायन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के H फ्री रेडिकल बनाएगा और ऐसे 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। चलेगा? तो ये तो हमारा डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था, किस पर? आपका कैथोड पर। ठीक इसी तरीके से एनोड पर भी डिस्चार्जिंग होगी। एनोड पर कैसे डिस्चार्जिंग होगी? कि ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, अब ये एनोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। एनोड कैसा है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एनायन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से डेफिशिएंट सेंटर की तरफ जाएगा और बनाएगा ये करस्पॉन्डिंग एसाइल फ्री रेडिकल। क्या बनाएगा आपका? ये एसाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। रीज़न दैट कि यहाँ पर ये इधर की तरफ अटैक करता है, तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैनर में ऐसे टूटता है, फिशुक से टूटता है, और टूटने पर ये R फ्री रेडिकल बनाएगा और साथ में बनाता है CO2 गैस। CO2 गैस यहाँ 1 मोल नहीं, शुरू से ही कितना मोल लेके चलेंगे? आपका 2 मोल लेके चलेंगे। और जब 2 मोल लेके चलेंगे तो 2 फ्री रेडिकल और 2 CO2 गैस बनती, 2 मोल CO2 गैस बनती। अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, और जब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे बालकों, तो फॉर्मेशन होगा सिमेट्रिकल एल्केन का। किसका फॉर्मेशन होगा? सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोकार्बन हमारा बनता है, मेनली वो कहाँ पर बनता है आपका? आप कहेंगे एनोड पर बनता है। जबकि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है ये सिमेट्रिकल एल्केन होती है, आमतौर पे गैसियस होती है, आमतौर पे इवन नंबर का कंपाउंड होता है, इवन नंबर की एल्केन होती है। चलेगा? तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन नहीं बना सकते या ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन को नहीं प्रोड्यूस कर सकते? तो इसका रीज़न ये है कि भाई अगर 1 कार्बन का भी लेकर के चलोगे, अगर 2 कार्बन का भी कंपाउंड ले और 1 कार्बन का एल्किल फ्री रेडिकल बने, तो भी ये जुड़ करके 2 कार्बन का हो जाएगा। इसलिए हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन नहीं बना सकते। चलेगा? तो एक बात आप याद रखिएगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसा प्रोडक्ट बनता है? हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी, इवन कार्बन की एल्केन बनेगी। साथ ही साथ आप कहेंगे मीथेन नहीं बनेगा या ऑड कार्बन की एल्केन नहीं बनेगी या अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगी। अच्छा, चूंकि आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रही है, तो इसमें बड़े सारे बाई प्रोडक्ट भी बनने के चांसेस होते हैं। जैसे H फ्री रेडिकल है हमारे पास में, एसाइल फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों चूँकि एक ही चैम्बर में मौजूद होते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमारे पास में एसाइल फ्री रेडिकल है, एल्किल फ्री रेडिकल है, तो भी किसका फॉर्मेशन हो सकता है? आपका एस्टर का। पकड़ रहे मेरी बात को?
यहाँ पर H फ्री रेडिकल है, R फ्री रेडिकल है, तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है? RH का। इसी तरीके से अगर आप ये मान लें कि R की जगह पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे पास में फ्री रेडिकल है, जैसे कि हमारा इथाइल फ्री रेडिकल हो गया, तो ये डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन भी दे सकता है। ये थोड़ी बहुत इथीन बना देगा, थोड़ी बहुत इथेन बना देगा। तो ये इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ये सब प्रोडक्ट क्या हैं बेटा? आपके बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आप कहेंगे कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। और मेन प्रोडक्ट एनोड पर क्या बनेगा आपका? सिमेट्रिकल गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्या नहीं बनेगा आपका? मीथेन नहीं बनेगा, ऑड नंबर की एल्केन नहीं बनेगी। ये इस मेथड से हम नहीं बना सकते। चलेगा? जब आपने एल्केन का प्रिपरेशन देख लिया, एल्केन का प्रिपरेशन देख लिया, तो फिर बात आती है एल्कीन के बनाने की, कि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। एल्कीन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन इस बात से तय होगा कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सा कंपाउंड लेके चल रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो एल्कीन की शक्ल में आएगा। इस कंपाउंड को आप सक्सेनिक एसिड कह सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। ठीक है जी, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराइए। तो अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेकर के, तो हमारे पास एल्कीन बनने का चांस होता है। कैसे? प्रोसेस सिमिलर होती। अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कैटायन है, कैटायन के रूप में आपका सोडियम आयन मिलेगा और H+ आयन मिलेगा, जबकि एनायन के रूप में वाटर से OH आयन और ये कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, यहाँ पर H आयन डिस्चार्ज होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन डिस्चार्ज होगा। यहाँ सोडियम आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, यहाँ OH आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो फिर वही बात, सिमिलर प्रोसेस से अगर हम लोग चलेंगे, सिमिलर प्रोसेस से अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो अगर हम कैथोड की बात कर लें, अगर हम कैथोड की बात कर लें, तो कैथोड जो कि कैसा है आपका? निगेटिवली चार्ज है, ये कैटायन को बुलाएगा। तो 2 H आयन, कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट होगा? 2 H फ्री रेडिकल में। और आप जानते हैं कि 2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मिल करके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। जबकि यही अगर हम एनायन लेकर के चलेंगे तो वो एनोड पर डिस्चार्ज होगा। एनोड कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड पर जब डिस्चार्जिंग की बारी आएगी तो ये सक्सिनेट आयन जो होता है ये एनोड पर जाएगा। और अब यहाँ 2 मोल नहीं बल्कि 1 ही मोल होगा ये। तो एनोड जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देंगे और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। एंड यू नो दैट कि यहाँ पर
सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्योंकि यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बनेगा CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, और साथ में 2 मोल CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। नाउ अब जो ये CH2 फ्री रेडिकल है, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बना के कौन सा प्रोडक्ट दे देगा आपका? एल्कीन। क्लियर है? तो अब फिर हमको एल्कीन मिली, कहाँ पर मिली? एनोड पर। किसका? कैसा सबस्ट्रेट लेकर के चलने पर? सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या चीज़ आपका? सक्सेनिक एसिड। क्लियर है मेरी बात? जबकि कैथोड पर अगेन क्या मिली आपका? हाइड्रोजन गैस मिली। यहाँ एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी हो तो सक्सेनिक एसिड वाला जो सॉल्ट है, इसमें आप डिफरेंट टाइप का एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ R1 लगा दिया, यहाँ मैंने R2 लगा दिया, तो जिस टाइप का भी मुझे एल्कीन चाहिए होगा, मैं यहाँ फर्दर एल्किल ग्रुप क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ, और इसको लेकर के हम क्या करेंगे? आपका सिमिलर मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, लास्ट में मुझे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। और सिंपल एल्कीन बनानी है, इथीन बनानी है, तो मैं यहाँ क्या लेकर के चलूँगा? आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड लेके चलूँगा। चल जाएगा? बोलो भाई। अच्छा, बाई प्रोडक्ट इसमें भी खूब ढेर सारे मिलेंगे। जैसे उधर H फ्री रेडिकल बन गया है, इधर ये आप कह सकते हैं डाई रेडिकल बन गया है, इधर वो एसाइल रेडिकल बन गया है आपका। तो किसी भी तरीके का रेडिकल आपस में जुड़ करके किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन उन प्रोडक्ट की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कैसे हैं? बाई प्रोडक्ट हैं और बहुत कम कम मात्रा में बनेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोलिसिस की जितनी रिएक्शंस होती हैं सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की जितनी रिएक्शंस होती हैं सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती हैं। चल जाएगा? चलिए, अब अगर आपने एल्कीन बना लिया तो अब बात आती है एल्काइन के प्रिपरेशन की, कि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे एल्काइन को बनाएंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे एल्काइन को बनाया जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस टाइप का कंपाउंड हम लेकर के चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, इससे प्रोडक्ट हमारा डिसाइड होता है। अब अगर हमको एल्काइन की इलेक्ट्रोलिसिस, एल्काइन हमको बनाना है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हम क्या करते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड लेते हैं। याद रहे, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इसलिए क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो एक साइड पर रहेगा। अगर आपने फ्यूमरेट ले लिया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपोजिट साइड में होगा, तो बनना थोड़ा सा क्या होगा आपका? मुश्किल हो जाता है। चलेगा? खैर, चाहें तो आप बना उससे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या रखना होता है आपका? एलिवेटेड रखना होता है। तो हम यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लेते हैं, किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, या आप कह लो फ्यूमेरिक एसिड। दोनों में से किसी को भी ले लो, बन जाता है, बस थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। और दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आपका आइसोमर है। दोनों में अंतर क्या है? एक में दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक साइड पाया जाएगा, दूसरे में दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक दूसरे के क्या होगा आपका? अपोजिट में पाया जाएगा। चलेगा? सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं आपका। तो फिलहाल मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड ले लिया। इसके एक्वस सोल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये रहा कि इसमें दो प्रकार का कैटायन होगा, सोडियम आयन और क्या आपका? H+ आयन। यहीं पर दो प्रकार का एनायन भी होगा, एक OH- आयन, तो दूसरा क्या रहा आपका? फ्यूमरेट या फिर आप कह सकते हैं मैलिएट एनायन। ये ऐसे ले लेंगे हम लोग। चलेगा? अब अगर हम ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पर हमारी लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी काम करेगी। एक से अधिक कैटायन है तो केवल एक ही कैटायन डिस्चार्ज होगा, और इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा? केवल H आयन। यहाँ पर एक से अधिक एनायन है तो एक ही एनायन डिस्चार्ज होगा और दूसरा वाला एनायन डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों हम कह दे रहे हैं कि H+ आयन डिस्चार्ज होगा? क्यों हम कह दे रहे हैं कि मैलिएट या फ्यूमरेट आयन डिस्चार्ज होगा?
क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल अपने प्रतिद्वंदी से क्या है आपका, कम है। और लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ये कहती है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। तो इनमें क्रमशः ये डिस्चार्ज होंगे। तो अब अगर हम कैथोड की बात कर लें बेटा, कैथोड की बात कर लें, तो कैथोड जो कि हमारा निगेटिवली चार्ज है, कैटायन को बुलाएगा। किसको बुलाएगा आपका, कैटायन को बुलाएगा। कैथोड निगेटिवली चार्ज है, तो ये कैटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके किस में बदल देगा आपका, फ्री रेडिकल में। और फ्री रेडिकल से फिर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हम एनोड पर आएंगे। तो एनोड अपने एनायन को बुलाएगा, मैलिएट या फ्यूमरेट एनायन को बुलाएगा। पकड़ रहे मेरी बात को, मैलिएट या फ्यूमरेट एनायन को बुलाएगा। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ले करके डाई रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ये डाई रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब चूंकि रेडिकल बना है तो यहाँ पर फिशुक मैनर से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये अनस्टेबल होता है ऐसे। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 2 मोल CO2 गैस के बाहर हो जाएंगे ये यहाँ से, और बनता है CH डबल बॉन्ड CH, क्या आपका, डाई रेडिकल। पकड़ रहे मेरी बात को। अब आप जैसा कि जानते हो कि 2 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगल बगल में एक साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते हैं तो मिल करके क्या करेंगे, आपका बॉन्ड बना लेंगे। और किसका फॉर्मेशन होगा आपका, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो भाई, यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी एनोड पर ही एल्काइन बनी, पिछले वाले में एनोड पर ही एल्कीन बनी थी, उसके पिछले वाले में एनोड पर ही क्या बना था आपका, एल्कीन बना था। बस अगर हम सही सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो बनने वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन, एल्कीन और क्या मिल सकता है, एल्काइन मिल सकता है। चलेगा। एक बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे तो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन चाहिए। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन लेके चलना है तो जो सोडियम सॉल्ट है मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड का, उसमें इस हाइड्रोजन की जगह पे किसको लगा दो, एल्किल ग्रुप को लगा दो। जो एल्काइन चाहिए उस टाइप का एल्किल ग्रुप यहाँ पे आप ऐड कर दो और ऐड करके आप इलेक्ट्रोलिसिस करते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस फाइनल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जगह जो एल्किल ग्रुप तुमने यहाँ ऐड किया होगा वो एल्किल ग्रुप यहाँ पर क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को बना सकते हैं। दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्केन दिखाई पड़ेगा। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन दिखाई पड़ेगा। जब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, किसका आपका, फ्यूमेरिक एसिड या मैलिक एसिड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, आपका एल्काइन मिलेगा। तो मुझे लगता है बेटा कि अगर इतनी बात आपको पता है तो आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल गलत नहीं करेंगे। चलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा और लेक्चर भी आपके पास आते रहेंगे। इसके लिए कम से कम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और बाकी जो आपके जूनियर हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको बताना है, बिकॉज अपने सेंटर पर अब ऑफलाइन क्लासेस क्या हो चुकी हैं, आपका स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।